गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्टअप करेंगे आपका सब्जेक्ट दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आपका आईटी दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंप्राइजेस ऑफ 50 मार्क्स ईच। ठीक है, आईटी आपका 50 मार्क्स का आएगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपका 50 मार्क्स का आएगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में या सब्जेक्ट को अगर हम कहें, इट इज बाइफरकेटेड और डिवाइडेड इनटू 7 चैप्टर्स में डिवाइडेड है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मैम 50 नंबर है, 7 चैप्टर है, कैसे मार्क्स का एलोकेशन है, अराउंड एक आइडिया दीजिए। हर चैप्टर से लगभग 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो मैम क्या 70 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एसएम से? नहीं, लगभग मैंने कहा है, नॉट नेसेसरली कि कंपलसरी है कि तुम्हारा हर चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हम आज बातचीत करेंगे दैट इज आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। First chapter we will be starting, that is business environment. Chapter number 1, that is business environment. ठीक है मैम, इस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस आता है? अराउंड 8 to 10 मार्क्स क्वेश्चन आता ही आता है, उससे कम का भी आता है क्या? नहीं, फॉर श्योर 8 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। नाउ किस तरीके का क्वेश्चन आता है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट में थ्योरी पेपर होने के कारण मार्क्स का एलोकेशन और मार्क्स का ध्यान आपको उस हिसाब से लिखना पड़ेगा कि आप कितना लिख रहे हो। द कंटेंट विच यू आर राइटिंग विल फोकस यू, विल गैदर यू मार्क्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में अपार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 सारे ही चैप्टर्स से कुछ करेक्ट इनकरेक्ट छोटे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम करेक्ट इनकरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, एवरेज लेवल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यानी कि ध्यान रखने वाली ये बात है, हम अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर से केवल बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला है शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है। अब शॉर्ट क्या फिलअप आएगा क्या? नहीं, करेक्ट इनकरेक्ट आएगा। कितने मार्क्स के लिए आएगा? 2 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक, एवरेज क्वेश्चन आएगा कितने मार्क्स के लिए? 3 नंबर के लिए, मिडिल लेवल क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम मिडिल लेवल क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे क्या? 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट, सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं एक टर्म के बारे में। बिजनेस का मतलब मेरे को बताना, बिजनेस का मतलब क्या होता है? डोंट टेल मी स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इज बिजनेस, आई नो स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इज अ बिजनेस। बिजनेस का मतलब, बिजनेस का कंसेप्ट सबके लिए अलग अलग होता है। खरीदा बेची सामान की इंडिविजुअल के लिए अलग है, ग्रुप के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग है। बेसिकली मतलब अगर हम कह सकते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन स्टेट वेयर बायर्स सेलर्स मीट, वेयर पार्टीज मीट, एक्सचेंज टेक प्लेस। वो चाहे गुड्स का हो सकता है, सर्विसेज का हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है, बिजनेस के बारे में तो इतना आइडिया पता है कि बिजनेस का मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह होता है। ठीक है, हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बिजनेस के व्यू पॉइंट से या बिजनेस के पर्सपेक्टिव से चीजों के बारे में बातचीत करने वाले। मेरे को बताना, तुम अगर बिजनेस कर रहे हो, नया बिजनेस फॉर्म कर रहे हो, बेसिकली बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? मैम प्रॉफिट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, वो बात अब नहीं रह गई है। प्रॉफिट मानते हैं हम कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हो सकता है, बट केवल प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस को आप नहीं मान सकते हो। तो मैम प्रॉफिट इज द यार्डस्टिक ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंस। बोले तो कि प्रॉफिट एक जरिया है जिसके चलते हम नाप सकते हैं मेरा कितना परफॉर्मेंस हो रहा है, बिजनेस का कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना रिटर्न मिल रहा है मेरे को। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट कई अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के? ध्यान दीजिएगा, लिखाएंगे, सब लिखाएंगे हम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस: सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी। यही ऑब्जेक्टिव है क्या बिजनेस के? हाँ, यही ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के। उनमें से एक
क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी। केवल प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। धीरे धीरे बातचीत करते हैं। सर्वाइवल का मतलब समझते हो? तुम एक नया बिजनेस फॉर्म कर रहे हो, नई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आइडिया नहीं है, टोटली तुम अनरिलेटेड हो मार्केट से, नया बिजनेस फॉर्म कर रहे हैं, मेरे को कोई अनुमान नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे लिए फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करना, सर्वाइव समझते हो? अपने आप को बचाना, अपने पोजीशन बरकरार रखना, अपनी पोजीशन को बनाना, दैट इज सर्वाइवल। प्रॉफिट तो बहुत बात का क्राइटेरिया होता है। तुम एक नई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, खर्चा वगैरह नहीं होगा, लेबर वगैरह को पैसा नहीं दोगे, एम्प्लॉइज वगैरह को पैसा नहीं दोगे। प्रॉफिट तो बात की बात है जब तुम्हारा प्रोडक्ट ग्रो एंड प्रॉस्पर करेगा। तुमने नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नया सेटअप किया, तुम्हारा जेब से पैसा निकल के जा रहा है, तो प्रॉफिट कम्स वेरी एट द एंड। तुम्हारे मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिटर हैं कि तुम अपनी पोजीशन को सरवाइव करने में असमर्थ हो रहे हो, तो बात की चीजें या बात के ऑब्जेक्टिव्स तो लेटर ऑन क्राइटेरिया आएगा। सबसे पहला और अहम ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सरवाइव करना। पहले सरवाइव तो कर पाओ। अगर एक बार सरवाइव कर पाए, बढ़ोगे, ग्रो करोगे और अल्टीमेटली प्रॉफिट कमाओगे ही कमाओगे। स्टेबिलिटी, ठीक है, हम मार्केट में सरवाइव कर पाए, मेरे जेब से खर्चा नहीं जा पा रहा है, बट मेरा कोई बेनिफिट भी नहीं आ रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब हम नो प्रॉफिट नो गेन वाली पोजीशन में हैं। मतलब मेरे जेब से कुछ पैसा जा नहीं रहा है, बट मेरे जेब में कोई पैसा आ भी तो नहीं रहा है, खर्चा हम जेब से नहीं इनकर कर रहे हैं। तो वो पोजीशन को स्टेबल रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए भी हमको कोशिश करनी पड़ेगी, लगातार उस पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करनी पड़ेगी। दैट इज स्टेबिलिटी, ग्रोथ। ठीक है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा सरवाइव कर पाई है, स्टेबल हो पाई है, अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन को हम ग्रोथ की ओर, बढ़ोतरी की ओर सोच सकते हैं। वो तभी ना सोच पाएंगे जब मेरा घर से पैसा नहीं लग रहा होगा। मेरा घर से पैसा लग रहा होगा और हम ग्रो करने की सोचेंगे। कैसे सोचेंगे? ग्रोथ कर रहे हैं, कैसे ग्रोथ कर सकते हैं? मर्जर कर सकते हैं, नया यूनिट खोल सकते हैं, नया लार्जर एक्सपेंशन कर सकते हैं, इसी तरह तो ग्रो करेंगे। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब समझते हो? एफिशिएंसी का मतलब मेकिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पूरी तरीके से, भरपूर तरीके से जितने रिसोर्सेज, जितने ऑप्शंस अवेलेबल है, उनका बेस्ट मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट उठाना। प्रॉफिटेबिलिटी विच इज नोन एज प्रॉफिट। हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट हो, सबका होता है क्या? कि नॉन प्रॉफिट का प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है? नॉन प्रॉफिट मेकिंग का क्या प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव होता है क्या? प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है। प्रॉफिट मेकिंग का तो प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव है ही, बट एफिशिएंसी का मतलब समझते हो? रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। तो क्या हम कह सकते हैं, प्रॉफिट भले हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ना हो, एफिशिएंसी हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होगा? क्यों बता रही है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैम इतनी बातें अभी आपने बताई, बिजनेस का मतलब, ऑब्जेक्टिव का मतलब, कुछ पूछता भी है क्या? हाँ बेटा पूछता है। क्या पूछता है? करेक्ट इनकरेक्ट यहां से पूछता है। किस फॉर्म में पूछता है? वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव उठा करके आपसे पूछेगा वेदर इट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस और नॉट। एक क्वेश्चन, एफिशिएंसी इज द यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट द यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव। अभी बता के हम गए। और कोई क्वेश्चन मैम इन पांचों के अलावा कोई छठा नाम दे देगा और आपसे पूछेगा whether it is an objective of business? No, only these 5 are considered as the objective of business. करेक्ट इनकरेक्ट लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे? अगर आंसर आपका करेक्ट है, आप करेक्ट लिखोगे, उसके बाद 2-3 लाइन उसका रीजन में एक्सप्लेन करोगे, भले करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो। एग्जामिनर वांट्स एक्सप्लेनेशन। केवल करेक्ट इनकरेक्ट लिख देने से नहीं चलेगा, रीजन लिखना पड़ेगा। ठीक है, बिजनेस का मतलब लिखते हैं पहले। Business refers to as state of being busy. Business refers to as state of being busy for an individual, group, organization or society. It is a platform
it is a platform for exchange of goods and services. It is a platform for exchange of goods and services. नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. Various objectives of business can be categorized or listed as below. Various objectives of business can be categorized or listed below. Roman 1, survival. Survival is the first and foremost objective. Survival is the first and foremost objective. Business must focus on adjusting in the competitive situation and must be able to survive in the competitive area. Roman 2, stability. Roman 2, stability. Once the organization is able to survive, maintaining the same position is very much essential. Maintaining the same position is very much essential. It is least expensive and risky objective. It is least expensive and risky objective. Roman 3, growth. Roman 3, growth. Once the organization has been able to achieve stability, it can consider elements for growth and development, which may relate to expansion of its area of operation, comma, setting up of new units, comma, mergers, setting up of new units, comma, mergers. Roman next, efficiency. Making the best or optimum utilization. Making the best or optimum utilization of the resources in an effective manner. Efficiency is an objective which is common to all the organization. Efficiency is an objective which is common to all the organization.
That is a universal objective. That is a universal objective. Roman next, profitability. Roman next, profitability. Profit is the yardstick of measuring the performance of the business. Profit is the yardstick for measuring the performance of the business. It is one of the objective of business. It is one of the objective of business. But it cannot be said as the only objective. But it cannot be said as the only objective of business. ठीक है मैम, ये सारा ऑब्जेक्टिव्स को याद रखना है? नहीं, हेडिंग्स को याद रखना है। समझ में आ रहा है? और हेडिंग्स के अंदर क्या बोला है उन बातों को ध्यान रखना है। कैसा क्वेश्चन आएगा? करेक्ट इनकरेक्ट आएगा। मेरे साथ फिर से बोलो, बिजनेस का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग बिजी होता है, इंडिविजुअल के लिए, ग्रुप के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सबके लिए। बिजनेस से कोई क्वेश्चन नहीं आना है, ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आना है। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है बताइएगा? पहला सर्वाइवल, दूसरा स्टेबिलिटी, तीसरा ग्रोथ, चौथा एफिशिएंसी, पांचवा प्रॉफिटेबिलिटी। मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन इस एरिया से। क्या एफिशिएंसी यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव है? क्या प्रॉफिटेबिलिटी यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव है? क्या मेरे को बताना? मॉनिटरिंग द बिजनेस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। मॉनिटरिंग द बिजनेस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। क्या मैंने ऑब्जेक्टिव में मॉनिटरिंग बोल करके कोई ऑब्जेक्टिव लिखाया है क्या? इनके अलावा कोई चौथा या पांचवा क्वेश्चन नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन यही। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट, देखो बिजनेस का मतलब तो समझ में आ गया, अब एनवायरनमेंट का मतलब समझते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है मेरे को बताओ? एनवायरनमेंट का मतलब, बिजनेस के व्यू पॉइंट से एनवायरनमेंट का मतलब बाहरी दुनिया, जहां पे आप रोजमर्रा ट्रांजैक्शन कर रहे हो। मेरे को एक बात बताना, एनवायरनमेंट है तो क्या बेटा ऑर्गेनाइजेशन जो है एनवायरनमेंट के क्या कभी कांटेक्ट में आता है कि अकेला एकांत आइसोलेशन में काम करता है? बिल्कुल आता है। प्रोडक्ट बना देना ही काम नहीं होता है। जब वो प्रोडक्ट कस्टमर तक मिलेगा ही नहीं, पहुंचेगा ही नहीं, तो ऐसा प्रोडक्ट बनाने का फायदा क्या? तो क्या हम कह सकते हैं कोई भी बिजनेस लगातार कंटिन्यूअसली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है? कोई भी बिजनेस एकांत में, आइसोलेशन में ग्रो और प्रॉस्पर नहीं कर पाएगा। उसको, बिजनेस को एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में आना ही पड़ेगा। एनवायरनमेंट है तो उसमें कई तरह के चेंजेस, बदलाव होंगे। मेरे को एक बात बताना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर पैसिव रहता है, पैसिव का मतलब समझते हो? अच्छा, एक्टिव का मतलब समझते हो? एक्टिव का मतलब क्या होता है? स्टेइंग अलर्ट। पैसिव मतलब क्या हुआ? नॉट अलर्ट या स्टेप्स नहीं ले रहा है, आराम से है, बहुत ढीला कह सकते हैं एक तरह से हिंदी टर्म में। ठीक है, तो मेरे को बताना कोई भी बिजनेस जो कि चेंज या बदलाव के प्रति पैसिव रह रहा हो, क्या वो ग्रो और प्रॉस्पर करेगा? इतनी बातें बताने के पीछे आपकी वजह, जितनी बातें अभी तक हम बताए ना, इन सबके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। करेक्ट इनकरेक्ट ही आएगा यहां से। कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है मैम? पहली बात, बिजनेस एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। करेक्ट और इनकरेक्ट? अब केवल इनकरेक्ट लिखने से चलेगा क्या? नहीं, इनकरेक्ट लिखने के बाद कई तरह के फैक्टर्स एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, बिजनेस उनके साथ रोजमर्रा इंटरैक्ट करता है, एकांत अकेले में ग्रो और प्रॉस्पर नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसको उन एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ मिक्स होना पड़ता है, कांटेक्ट में आना पड़ता है। इतनी बातें लिखनी पड़ेंगी करेक्ट इनकरेक्ट में। दूसरा सवाल,
apart from business existing in isolation. Business do not interact with environment. करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है. तीसरा क्वेश्चन, business remains passive towards changes would still grow and flourish. करेक्ट? इनकरेक्ट? होगा ना? तीनों सवाल, तीनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं. इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे. पूरा पेपर इस तरीके का नहीं आएगा. हम कुछ एक करेक्ट इनकरेक्ट आपको बता रहे हैं, सब करेक्ट इनकरेक्ट नहीं आएंगे. हर चैप्टर से मे बी एक करेक्ट इनकरेक्ट आए. करीब 4 नंबर का करेक्ट इनकरेक्ट आएगा. सातों चैप्टर मिला के 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा, 4 या 6 नंबर का पूछ सकता है. तो समझना होगा, आइडिया लेना होगा. ये तो बातें हुई बिजनेस एनवायरनमेंट की. फिर से बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट यानी बाहरी दुनिया. बिजनेस अगर बाहरी दुनिया से कांटेक्ट में नहीं आएगी, एकांत में रह के काम नहीं हो सकता है. उसको बाहरी दुनिया से तालमेल बढ़ाना पड़ेगा, कांटेक्ट में आना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा. पैसिव अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा? ग्रो कर पाएगा ना? नहीं कर पाएगा. इतना बात समझ में आया? लिखिएगा. बिजनेस एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट refers to as, environment refers to as factor which have a strong impact over the business. Business cannot function in isolation. It must regularly come in contact. It must regularly and constantly come in contact with the environment. Various factors exist in environment. Various factors exist in environment which are changing regularly. मेरे को एक बात बताना, चेंज का मतलब समझते हो? बदलाव. एक बात बताइएगा, क्या बदलाव के स्पीड में तेजी आ रही है या कमी हो रही है? तो क्या हम कह सकते हैं रेट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इज इंक्रीजिंग रैपिडली और डिक्रीजिंग? बदल रहा है ना कि कम होते जा रहा है? लिखिएगा, द चेंजेस आर इंक्रीजिंग रैपिडली and the business in turn must cope up with such changes. Organization which remains passive towards the changes, समझ रहे हो? मतलब बदलाव के प्रति कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई अलर्टनेस नहीं है, कोई एक्टिवनेस नहीं है. Organization which remains passive towards the changes would gradually fade away. मतलब आने वाले समय में एक ऐसा स्थिति आ जाएगी कि आप अपने मुकाम को, आप अपने पोजीशन को छोड़ने में मजबूर हो जाओगे, क्योंकि आप उस बदलाव के साथ कोप अप नहीं कर पाए. Organization would gradually fade away due to its inability to cope up with the changes. ठीक है, एक बार फिर से बात करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन क्या चेंज या बदलाव के साथ बदलता है? एक्टिव रहना चाहिए उसको कि पैसिव रहना चाहिए? एक्टिव रहना चाहिए. क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में आता है कि नहीं आता है? आता है. क्या बिजनेस आइसोलेशन, एकांत में काम करता है? रेगुलरली इंटरैक्ट करता है. किससे? बिजनेस एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करता है रेगुलरली. ठीक, अब हम बातचीत करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. लिखिएगा,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, पहले एक्सप्लेन करते हैं। 4 कैरेक्टरिस्टिक है एनवायरनमेंट के। कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, मल्टीफेसेटेड, फार रीचिंग इंपैक्ट। ठीक है, धीरे धीरे इनको एक्सप्लेन करते हैं। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला, छोटा ही क्वेश्चन आएगा यहां से। मतलब समझते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब समझते हो, बहुत टिपिकल है, बहुत पेचीदा है, बहुत कंफ्यूजन वाला है। क्यों बोला गया है बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉम्प्लेक्स? इतने सारे फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट में, जिनको समझना, जिनको आइडेंटिफाई करना आपके हाथ में नहीं है। आप स्टेप्स ले सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, प्रिजम्पशन कर सकते हो, बट एक्चुअल में हालात क्या होगा वो तो किसी को नहीं पता। डायनामिक का मतलब समझते हो? चेंज होता रह रहा है, बदलाव होता जा रहा है, कंटिन्यूअस होता जा रहा है। ये नहीं कि एक बार बदलाव हुआ रुक गया, रोज बदल रहा है, रोज नए सब्स्टिट्यूट तैयार हो रहे हैं, रोज नई टेक्नोलॉजी इमर्ज होके आ रही है। तो उनके साथ जुड़ना, उनको अडॉप्ट करना, वो भी तो जरूरी है। मल्टीफेसेटेड, मल्टी मतलब समझते हो? तोड़ के पढ़ते हैं। मल्टी मतलब एक से अधिक, विभिन्न, मेनी, फेसेटेड चेहरा, रूप, कई रूप। तो मल्टीफेसेटेड का मतलब जोड़ के अगर पढ़ें, मल्टीफेसेटेड यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कई लोग का कई अलग अलग ओपिनियन है चीजों के प्रति। मतलब मैम ठीक से समझाइएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एरिया है, एक कॉलोनी है, एक लेन है। ठीक है, एक एरिया में, एक कॉलोनी के अंदर 4 जनरल स्टोर है। 4 जनरल स्टोर है। अब चारों जनरल स्टोर में बराबर के कस्टमर होंगे क्या? किसी में ज्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, पर चारों चल रही है। चल रही है, इतनी सॉलिड तरीके से नहीं चल रही है। उन 4 में से एक ज्यादा अच्छे तरीके से चल रही है, एक कम अच्छे तरीके से चल रही है। बाकी जनरल स्टोर ऐसी है जो कि केवल अपना खर्चा निकाल पा रही है, एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा इनकर नहीं कर पा रही है। तो मल्टीफेसेटेड का मतलब 4 जनरल स्टोर है एक एरिया में, 5वीं जनरल स्टोर का खुलना, एक और जनरल स्टोर खुल रहा है उस एरिया में, 5वां जनरल स्टोर खुल रहा है। तो उन 4 जो कि ऑलरेडी मार्केट में है, वो 4 जो कि 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी जनरल स्टोर मार्केट में है, 5वां जनरल स्टोर की खबर लगेगी खुलने वाला है। अब ये खबर को कुछ जनरल स्टोर या कुछ ऑर्गेनाइजेशन थ्रेट का नाम सोच रही है, थ्रेट उनको कंसिडर कर रही है। मतलब डर रही है कि भाई अभी तक तो कस्टमर 4 में बट रहा था, 5 में बटेगा, डर है, थ्रेट। जबकि 3rd और 4th जनरल स्टोर इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रहा है। अपॉर्चुनिटी यानी कि चलो कोई नहीं, आओ 5वां भी आओ, हम और ज्यादा अच्छे से काम करेंगे, हम और कस्टमर सेटिस्फैक्शन देंगे। तो 5वें के आने से मेरे को डर नहीं है, बल्कि मेरी प्रोडक्टिविटी में, मेरी एफिशिएंसी में बढ़ोतरी होगी। मल्टीफेसेटेड एनवायरनमेंट को कई लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप में सोचते हैं। कुछ अपॉर्चुनिटी के रूप में समझ रहे हैं, कुछ थ्रेट के रूप में समझ रहे हैं। समझ आया? फार रीचिंग इंपैक्ट, जो भी बदलाव होगा ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी इफेक्ट होगा एनवायरनमेंट पे, उसका प्रभाव लंबे स्तर पे, लॉन्ग रन पे, लॉन्ग टर्म पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। मैम मेरे को बताइए, क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में? क्वेश्चन यहां से भी या तो डायरेक्टली पूछेगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट 2 नंबर के लिए, या तो तुमसे पूछ लेगा ग्रोइंग कॉम्पिटिटर या न्यू एंट्री। न्यू एंट्री समझ रहे हो? 5वां जनरल स्टोर, न्यू एंट्री is considered as opportunity as well as threat, explain। या environment is multifaceted, explain। और कुछ सवाल नहीं बनता यहां से, स्ट्रेट अवे पूछेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, या तो पूछेगा मल्टीफेसेटेड है तो क्यों है। समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स डायनामिक का मतलब आपको पता है, फिर से बात कर रहे हैं हम।
बिजनेस एनवायरनमेंट का कैरेक्टरिस्टिक मेरे साथ बोलना। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है? कई फैक्टर्स होते हैं उसमें, रेगुलरली चेंज होते हैं, बदलाव होते हैं, उनको समझना, उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। डायनामिक, चेंज या बदलाव, उनके साथ कोप अप करना। मल्टीफेसेटेड, अलग अलग लोग, अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग रूप, अलग अलग व्यू पॉइंट। फार रीचिंग इंपैक्ट, प्रभाव या इफेक्ट किस स्तर पे होगा? लॉन्ग टर्म पे या लॉन्ग रन पे होगा? लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट रोमन 1। एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स, एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट, number of factors exist in the environment, they do not interact in isolation, they do not interact in isolation. Considering the same, and identifying each factors, considering the same and identifying each factors is a difficult task, is a difficult task. And hence environment is considered as complex, and hence environment is considered as complex. Roman 2, environment is dynamic. The change taking place in the environment, the change taking place in the environment is growing at a rapid pace, is growing at a rapid pace, यानी बहुत तेजी से हो रहा है चेंज या बदलाव, is growing at a rapid pace. Adopting the changes and coping up with the same, adopting the changes and coping up with the same is very much essential. Roman 3, environment is multifaceted. Change in the environment, change in the environment may be having a different impact on different individual, may be having a different impact on different individual. Entry of new competitor, समझ लो मेरा एग्जाम्पल, वो 5वां जनरल स्टोर, वो न्यू कॉम्पिटिटर है कि नहीं? और ये जो 4 है ऑलरेडी मैम, ये तो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर है, मतलब मेरे ये तो कॉम्पिटिटर है ही, 5वां अगर आ गया तो वो मेरे लिए कौन हुआ? न्यू कॉम्पिटिटर. एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर मे बी कंसिडर्ड एज, क्या कंसिडर किया जाएगा? थ्रेट बाय सम, whereas opportunity by others. Threat by some, whereas opportunity by others. Roman 4, far-reaching impact. Environment has a far-reaching impact. That is, it can be said it has the ability to affect the, that is, it can be said that it has the ability to affect the long-term prosperity of the business. Long-term prosperity of the business. ठीक है, मेरे को बात बताना, अभी हम लोगों ने कितनी चीजों के बारे में बातचीत की? पहले हम लोगों ने बिजनेस के डेफिनेशन के बारे में बातचीत की, अपार्ट फ्रॉम बिजनेस के डेफिनेशन हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बातचीत की। साथ में बोलो मेरे, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव थे? सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एफिशिएंसी,
प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। हम लोगों ने उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है बिना बोर्ड में देखे? कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, मल्टीफेसेटेड, फार रीचिंग इम्पैक्ट, ठीक है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट components of business environment. Components of business environment. देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए एक एनालिसिस करने की आवश्यकता है, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें इंटरनल भी होते हैं फैक्टर्स और एक्सटर्नल भी फैक्टर्स होते हैं, जिसको अनुमान लगाने के लिए या जिसका एक बेटर एनालिसिस करने के लिए स्वॉट एनालिसिस कंसिडर किया गया है। समझने की पहले कोशिश करिएगा। SWOT एनालिसिस क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनमें क्षमता है, कैपेबिलिटी है प्रभाव करने की बिजनेस को। S stands for strength, W stands for weakness, O stands for opportunity, T stands for threat. SWOT एनालिसिस, चैप्टर नंबर 1 में SWOT एनालिसिस का एक ब्रीफ आइडिया दिया है। आने वाले चैप्टर में हम बड़े स्तर पे SWOT एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। पहले SWOT एनालिसिस का मतलब जान लेते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये कितने फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है? इंटरनल और एक्सटर्नल, फेवरेबल और अनफेवरेबल। स्ट्रेंथ मेरे को बताना, नाम से क्या पता चल रहा है? स्ट्रेंथ क्या फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? ये कौन सा फैक्टर है? इंटरनल फैक्टर है। मतलब मैम ऑर्गेनाइजेशन का अंदरूनी फैक्टर है। हाँ बेटा, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कैपेबिलिटी है। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी क्षमता है, ऐसी ताकत है जिसका आप बेनिफिट या फायदा उठा करके कॉम्पिटिटर को प्रभाव कर सकते हो। मैम मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेरी ताकत क्या हो सकती है बताओ? तुम्हारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तुम्हारे लिए स्ट्रेंथ क्या हो सकता है? ब्रांड इमेज तुम्हारा, रेप्यूटेशन तुम्हारा, तुम R&D में बहुत स्ट्रांग हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तुम्हारा मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है, तो ये तुम्हारे लिए ताकत नहीं हुई तो और क्या हुई? इज इट अ स्ट्रेंथ और नॉट? ये कुछ एक एग्जाम्पल मैंने दिया। क्या ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? ऑब्वियसली इंटरनल है। क्या ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? फेवरेबल है। समझ आया? ठीक है, इतना तो समझ में आया। फैक्टर कौन सा फैक्टर है? इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? इंटरनल है। ठीक। वीकनेस नाम से क्या पता चल रहा है? फेवरेबल नहीं लग रहा है। कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो। एक बार अगर हम कंफ्यूज कर दे तुरंत चेहरा उतर जाता। नहीं, मैम बोल रही है तो हो सकता है अनफेवरेबल नहीं फेवरेबल हो। अच्छी पोजीशन लग रही है, खराब पोजीशन लग रही है, तो क्या हम कह सकते हैं? अनफेवरेबल। मैम ये भी क्या इंटरनल है? हाँ इंटरनल है। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ भी हो सकता है उसका, कुछ वीकनेस भी हो सकता है। बिल्कुल, स्ट्रेंथ का उल्टा वीकनेस, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज का उल्टा वीक ब्रांड इमेज, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है उसका उल्टा मिसमैनेजमेंट चल रहा है, R&D में तुम सामर्थ्य नहीं हो, तो ये तुम्हारे लिए क्या है? वीकनेस है, इंटरनल है, अनफेवरेबल है, डिसएडवांटेज है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल होते हैं, बाहरी दुनिया से आपको मिलते हैं। मेरे को बताना, अपॉर्चुनिटी सुन के नाम से क्या पता चल रहा है? क्या ये एडवांटेजियस या फेवरेबल पोजीशन है कि डिसएडवांटेजियस है? फेवरेबल एज वेल एज एडवांटेजियस कह सकते हैं। ठीक, थ्रेट को क्या कह सकते हैं? एडवांटेजियस होगा। एग्जाम्पल दीजिएगा अपॉर्चुनिटी का, थ्रेट का। सिंपल सी बात है, अपॉर्चुनिटी का एग्जाम्पल क्या है?
तुम्हारे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है, क्या वो तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है? बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी है, उसका फायदा उठाओ और ग्रो और प्रॉस्पर करो। तो ये बाहरी दुनिया से मिला कि इंटरनल मिला? एक्सटर्नल मिला। थ्रेट, न्यू कॉम्पिटिटर, अभी हम बता के गए आप लोगों को। अरे कॉम्पिटिटर तो मेरे लिए थ्रेट है ही, नया कॉम्पिटिटर जो मेरे लिए आ रहा है वो ज्यादा थ्रेट है मेरे लिए। कॉम्पिटिटर के आने से मेरे को एक बात बताना, कॉम्पिटिटर क्या केवल आपका प्रॉफिट शेयर करता है, मार्केट नहीं शेयर करता क्या? वो टाइम नहीं रहा कि केवल कॉम्पिटिटर मेरा मुनाफा शेयर कर रहा है। कॉम्पिटिटर शेयर्स नॉट ओनली प्रॉफिट बट ऑल्सो मार्केट शेयर। फिर से बात करते हैं, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। मेरे को देखो, इंटरनल कौन सा होता है? स्ट्रेंथ और वीकनेस, पहला दोनों, स्ट्रेंथ और वीकनेस मेरे लिए क्या होगा? इंटरनल होगा। अब एग्जाम में SOTW लिख दोगे तो पहला दोनों इंटरनल नहीं हो जाएगा, स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है? एक्सटर्नल है। मैम क्वेश्चन क्या आता है? SWOT एनालिसिस कंसिडर्स ओनली इंटरनल एलिमेंट्स, SWOT एनालिसिस कंसिडर्स ओनली इंटरनल एनवायरमेंट, इनकरेक्ट है। It does not consider only internal element, it considers external element also, उसको explain करना पड़ेगा। मेरे को बताना, opportunity is an unfavorable condition, मतलब opportunity का with example, बस यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे चीजें आपके ऊपर आएंगी, तो अभी रेडी रहिए, अभी अच्छा लग रहा है, सब कंट्रोल में है, आगे भी कंट्रोल में रहेगा। लिखिएगा, SWOT एनालिसिस, बिजनेस कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के नीचे SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस इज टू बी कंडक्टेड, SWOT एनालिसिस इज टू बी कंडक्टेड in order to identify various internal and external elements. SWOT can be classified as S for strength, W for weakness, O for opportunity and T for threat. लिखिएगा, S for strength, it is a favorable internal condition, the benefit of which can be taken in order to gain competitive advantage, in order to gain competitive advantage। मेरे को एग्जाम्पल बताना स्ट्रेंथ का। स्ट्रॉन्ग मैन पावर या प्रॉपर मैनेजमेंट या मैनेजरियल एफिशिएंसी, और कुछ कोऑर्डिनेशन, वो मैनेजमेंट के अंदर आ गया, मैनेजरियल रिसोर्सेज के अंदर। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये है कि नहीं आपके लिए स्ट्रेंथ? लिखिएगा एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कॉमा हाई ब्रांड इमेज एंड रेप्यूटेशन, कॉमा efficient management facility, रोमन 2 W फॉर वीकनेस में लिखिएगा, अनफेवरेबल है, फेवरेबल है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है?
It is an unfavorable internal condition or internal limitation or disadvantage which poses risk मतलब रिस्क थ्रो करता है वो। एग्जाम्पल क्या होगा मेरे को बताना वीकनेस का। मिसमैनेजमेंट, वीक ब्रांड इमेज एंड रेप्यूटेशन। एग्जाम्पल मिसमैनेजमेंट कॉमा वीक ब्रांड इमेज एंड रेप्यूटेशन। O for opportunity. It is an external favorable advantageous position. It is an external favorable advantageous position, the benefit of which should be taken. The benefit of which should be taken. एग्जाम्पल क्या होगा अपॉर्चुनिटी का? ग्रोइंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल ग्रोइंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। मैम कोई मर्जर का अपॉर्चुनिटी मिला, कोई जॉइंट वेंचर का अपॉर्चुनिटी मिला, तो वो भी तो एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। हम एक एग्जाम्पल आपको दिए हैं। टी फॉर थ्रेट, external unfavorable disadvantageous position, external unfavorable disadvantageous position। example emergence of new competitor, emergence of new competitor। हम लोगों ने अभी तक किस किस के बारे में बात की? बिजनेस के बारे में बातचीत की। ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी। कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या बातचीत की है? कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, मल्टीफेसेटेड, फार रीचिंग इंपैक्ट। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल है एक्सटर्नल? इंटरनल। वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने जितनी बारे में बातचीत की, यानी कि मैंने जितना डिस्कशन अभी तक आपसे किया है, ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन छोटे करेक्ट इनकरेक्ट फॉर्म में आता है या एवरेज या मिडिल लेवल क्वेश्चन पे आएगा। पहला लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का जिसके बारे में अब हम बातचीत करने वाले हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन से शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा, लॉन्ग टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बट ऑब्वियस है ना। ठीक है, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ध्यान दीजिएगा केवल अभी, एनवायरनमेंट को दो भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है। माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट। दो भागों में डिवाइड किया गया है, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो का मतलब, केवल मतलब मेरे को बताओ, छोटा, स्मॉल, तो मतलब वो फैक्टर्स जो कि लिमिटेड, स्मॉल, कम एरिया में बिजनेस को प्रभावित करते हैं या इंटरनल एरिया में बिजनेस को प्रभावित करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स जिनमें क्षमता है बिजनेस को प्रभाव करने की। मैक्रो बड़े स्तर पे एक्सटर्नली इनमें क्षमता है जो कि बिजनेस को प्रेशर या प्रभाव क्रिएट कर रहा है। माइक्रो एलिमेंट या माइक्रो एनवायरनमेंट में कुछ एलिमेंट्स हैं
कौन कौन से एलिमेंट्स है जिनमें क्षमता है, कैपेबिलिटी है बिजनेस को प्रभाव देने की? कंज्यूमर या कस्टमर कह सकते हैं, मार्केट, सप्लायर, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरमीडियरी, कॉम्पिटिटर। कस्टमर या कंज्यूमर, मार्केट, सप्लायर, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरमीडियरी, कॉम्पिटिटर। क्या हम इसको ये शॉर्ट फॉर्म दे सकते हैं क्या? कॉस्मिक, C फॉर कस्टमर, O से ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर सप्लायर, M फॉर मार्केट, I फॉर इंटरमीडियरी, C फॉर कॉम्पिटिटर। अब ऐसा शॉर्ट फॉर्म मत लिख देना कि एग्जाम में फुल फॉर्म उसका भूल जाओ। याद करने के लिए हम बता रहे हैं। ये कौन से एलिमेंट है? माइक्रो एलिमेंट है या माइक्रो एनवायरनमेंट में है, जो कि छोटे रूप पे, छोटे स्तर पे बिजनेस को प्रभाव दे रहे हैं। इनका क्लासिफिकेशन अब पढ़ना है। मेरे को बताना कंज्यूमर और कस्टमर में क्या फर्क होता है? कस्टमर कोई भी हो सकता है, कोई भी सामान जाके खरीद रहा है। कंज्यूमर कौन होता है? जो अल्टीमेटली उसको कंज्यूम करता है, यूज करता है। ठीक है, तो मैम कंज्यूमर किस तरह से प्रभाव करते हैं? वही तो है जो प्रभाव दे सकते हैं। तो आपको एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या ध्यान रखना पड़ेगा? मेरे कौन कंज्यूमर है, क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या बाइंग हैबिट है। ऑब्वियसली टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से ही तुम उनको प्रोडक्ट डिलीवर करोगे। मार्केट, मार्केट समझते हो? मार्केट यानी कि जहां पे गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं, तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ट्रांसपोर्ट चैनल, जिसके चलते मार्केट में सामान पहुंच रहा है। मार्केट में क्या प्राइसिंग टेक्निक है, मार्केट में क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, क्या साइज है मार्केट का। सप्लायर समझते हो? मटेरियल सप्लायर, सर्विसेज सप्लायर, केवल रॉ मटेरियल सप्लायर नहीं। अगर मेरे को बताओ सप्लायर कम है, लिमिटेड है, तो क्या उनमें कैपेबिलिटी है तुम्हारे एज अ बिजनेस के ऊपर जोर डालने की? नहीं है। तुमको मटेरियल चाहिए ही बनाने के लिए प्रोडक्ट, और ऊपर से सप्लायर भी जो कि मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं वो कम है। जितने रेट पे वो चाहेंगे मेरे से वो रेट कोट करके वो सामान हमको उनसे मटेरियल लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि लिमिटेड नंबर में और अपनी बात मनवा सकते हैं, तो इनके पास कैपेबिलिटी है प्रभाव करने की। ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बांटा जाए, भागा जाए तो 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ओनर, जो कि बिजनेस के ओनर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि शेयर होल्डर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, मैनेजमेंट की देखरेख करते हैं, एम्प्लॉई, जो कि अल्टीमेटली काम करते हैं। सब में तालमेल होना आवश्यक है। इंटरमीडियरी समझते हो? ब्रोकर, मिडिलमैन, एजेंट। कंपनी से डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट कस्टमर पे आएगा और अगर ब्रोकर के थ्रू आएगा तो कितना बीच में पैसे की होता है गड़बड़ी, समझते हो? रेट जितना होगा अल्टीमेटली उस रेट से ज्यादा ही कस्टमर को देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सब पैसा खाते हैं बीच में, तो उन पे भी क्षमता है। बट आप ये भी तो नहीं कर सकते ना कि नहीं हम ब्रोकर को सामान नहीं देंगे कि सामान पहुंचाओ। तुमको मार्केट अगर एक्सपैंड करना है तो उनकी जरूरत है ही, उनकी आवश्यकता है ही, तो उनके ऊपर भी क्षमता है कि तुम्हारे बिजनेस को प्रभाव कर सकते हैं। नहीं कर सकते एजेंट, ब्रोकर वगैरह, सेल तो वही लोग बढ़ा रहे हैं। कॉम्पिटिटर, व्हाट इज नोन एज कॉम्पिटिशन, जो कि कॉम्पिटिटर हैं, जो कि आपको इफेक्ट कर रहे हैं, ना केवल प्राइस में बल्कि मार्केट शेयर में भी। अनुमान लगाने की आवश्यकता है, मेरे कौन कौन कॉम्पिटिटर हैं, क्या क्या अपना कॉम्पोजिशन वो लगा रहे हैं कि मेरा कस्टमर मेरा प्रोडक्ट छोड़ के कॉम्पिटिटर के पास जा रहा है। फिर से बात कर रहे हैं, हम लोगों ने अभी तक बातचीत की माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर होते हैं, मेरे को देख के बात करना। कॉस्मिक, सी से कस्टमर या कंज्यूमर, ओ से ऑर्गेनाइजेशन,
M से मार्केट, I से इंटरमीडियरी, C से कॉम्पिटिटर, S से सप्लायर। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब लिखिएगा environment can be classified as micro environment and macro environment. Micro environment refers to as small area or immediate periphery, small area or immediate periphery of an organization, small periphery of an organization. It influences an organization, regularly and directly. Elements of microenvironment can be classified as below. Roman 1, consumer or customer. Consumer or customer. Customer is the person who purchases the goods. Customer is the person who purchases the goods. Whereas consumer is the one who ultimately consumes the goods. Whereas consumer is the one who ultimately consumes the goods. It is necessary to identify who are the customer or consumer, what is their buying habits, comma, taste and preference. Roman 2, organization. Organization can be classified or comprises of owners, that is the individual, shareholders, that is the individual, shareholders or group who have a stake or interest, in the organization. Comma, board of directors who are elected by shareholders, and is in charge of the general management of the organization. Comma, employees, they are the person who actually work in the organization. Employees, they are the person who actually work in the organization. Roman 3, supplier.
suppliers are the provider of raw material, equipment, other services. They have a bargaining power. And have an ability to influence the business. They have the ability of bargaining power and ability to influence the business. मतलब सप्लायर केवल किसके नहीं होंगे, मटेरियल के, इक्विपमेंट के भी हो सकते हैं, सर्विसेज के भी हो सकते हैं, और उनके पास बार्गेनिंग पावर है, मतलब अपनी बात मनवाने की क्षमता है। अगर वो कम है, लिमिटेड है नंबर में, तो आपको आपके सप्लायर की बात माननी ही पड़ेगी। M फॉर मार्केट। मार्केट इज लार्जर देन कस्टमर। मार्केट इज लार्जर देन कस्टमर। Various factors are to be considered. Such as cost structure, price, technological element, distribution factors. I for intermediary. Agents, brokers, middlemen. I for intermediary. Agents, broker, middlemen have an ability to exert a considerable influence, have an ability to exert the considerable influence over the organization. Organization. Roman next C for competitor. Competitor may be direct or indirect. Competitor may be direct or indirect. Identifying and diagnosing type of competitor, their composition, resources used, and ability to influence the organization is to be identified, and ability to influence the organization is to be identified. Competitor not only share market, competitor not only share market but also share profit. But also share profit. ठीक है, तो यानी कि ये तो फैक्टर्स हुए माइक्रो एनवायरनमेंट के, स्मॉल एरिया, लिमिटेड एरिया, जो कि बिजनेस को प्रभावित करते हैं। मेरे साथ बोलना, कौन कौन से माइक्रो एनवायरनमेंट है? कंज्यूमर या कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट, सप्लायर, मार्केट, इंटरमीडियरी, कॉम्पिटिटर। क्वेश्चन क्या आता है मैम? डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। या तो ये पूछता है, या तो माइक्रो और मैक्रो दोनों के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। मैम इसके ऊपर कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ सप्लायर एज पर माइक्रो एनवायरनमेंट।
एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ इंटरमीडियरी एज पर माइक्रो एनवायरनमेंट। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, इससे शॉर्ट क्वेश्चन तो बन ही सकता है। अब हम आते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट की ओर। माइक्रो क्या बड़े स्तर पे इफेक्ट करता है कि छोटे स्तर पे इफेक्ट करता है? माइक्रो बड़े स्तर पे करता है ना, मैक्रो बड़े स्तर पे करता है। तो क्या हम कह सकते हैं लार्जर एक्सटेंट? कुछ एलिमेंट्स हैं माइक्रो एनवायरनमेंट के अलावा मैक्रो एनवायरनमेंट में, जिनके ऊपर या जिनके पास ऐसा पावर है कि बिजनेस को प्रभावित कर पाए। फर्स्टली ध्यान दीजिएगा, केवल डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, इसमें क्या क्या आता है? पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ रेट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एथनिक मिक्स या जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। पॉपुलेशन साइज समझते हो? ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? कस्टमर के लिए बना रहे हो। पॉपुलेशन साइज, नेशन का बर्थ रेट और डेथ रेट क्या बिजनेस को प्रभाव करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल प्रभाव करेगा। तो द साइज ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिजनेस। मेरे को बताना जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे प्रभावित करता है? जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे प्रभाव करेगा? बिल्कुल, कई एरिया में कई प्रोडक्ट की डिमांड है। एग्जांपल लेते हैं मेट्रो और नॉन मेट्रोस का। अगर एक शिफ्ट होता है पॉपुलेशन का नॉन मेट्रो से मेट्रो की ओर, क्या प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी? क्या एबिलिटी है उनमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करने का? तुम एक नॉन मेट्रो में सामान बेच रहे थे, बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत लोग खुश थे, जिनको बेच रहे थे वही चले गए, तो किसको बेचोगे? जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, एक एरिया है वहां पे बहुत यंग पीपल है, तो डिमांड किस प्रोडक्ट की बढ़ेगी? यंगस्टर्स के लिए। एक एरिया में केवल अगर ओल्ड एज वाले ओल्ड पीपल रह रहे हैं, तो वहां पे उनकी जो रिक्वायरमेंट है, घड़ी, छाता, चश्मा, यही बढ़ेगा। नहीं समझ आ रहा है? तो वो प्रभाव दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, पैसा है नहीं, खर्चा कहां से करेंगे? फ्री में तो बिजनेस पैसा बांटेगा नहीं, मतलब प्रोडक्ट देगा नहीं कि आओ मेरा प्रोडक्ट ले जाओ, तोहफा, गिफ्ट। जेब में पैसा होगा कस्टमर के तो ही ना जाकर के सामान खरीद पाएगा। प्राइसिंग टेक्निक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पैटर्न ऑफ इनकम, सेविंग हैबिट क्या है लोगों की? केवल उड़ा दे रहे हैं कि बचा भी रहे हैं? बचा रहे हैं तो वो खर्च भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एथनिक मिक्स, एथनिक समझते हो? एथनिक का मतलब क्या हुआ? एथनिक का मतलब नहीं। एथनिक, हर एनवायरनमेंट में कई तरह के लोग रहते हैं, उनकी मेंटालिटी अलग अलग है। कुछ लोग पुराने विचार के होते हैं, उनके विचार में बदलाव करना बहुत आसान नहीं होता है। मतलब मैम, हम बरसों से जानते हैं लेडीज को, मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमाम साबुन इस्तेमाल करती चली आ रही है, अभी भी हमाम ही इस्तेमाल करेगी, नया चाहे जो भी साबुन आ जाए। क्यों? नहीं, हम बचपन से यूज कर रहे हैं, अभी बढ़ोतरी तक उस साबुन को ही यूज करेंगे, चाहे मार्केट में कोई भी सामान आ जाए। देखो मार्केट बदल रहा है, प्रोडक्ट नए आ रहे हैं, तो तुम उस मार्केट में जहां लोग पुराने से जुड़े हुए हैं, उनको उस जुड़ाव से हटा करके समझाना कि नया जो हम आपको दे रहे हैं उसमें क्या खास है, ये काम टफ हो जाता है मैनेजर्स के लिए। वो एथनिक मिक्स में देखा जाता है। मतलब जो लोग जुड़े हुए हैं पुरानी चीजों से, उनको नई चीज देना, उसका एडवांटेज बताना और उनको ये बताना कि आप इसको इस्तेमाल करिए और आपके लिए फायदेमंद होगा, वो एथनिक मिक्स में कंसिडर किया जाता है। इससे बात कर रहे हैं
डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में कई एलिमेंट्स है जो बिजनेस को प्रभाव करते हैं। पॉपुलेशन साइज, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एथनिक मिक्स। है ये बड़े क्वेश्चन का पार्ट। छोटा क्वेश्चन इससे आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एथनिक मिक्स? मैम एक ही एलिमेंट है। अपार्ट फ्रॉम डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट में और कौन से एलिमेंट है जो कि प्रभाव कर सकते हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में कितनी इकोनॉमिक एफिशिएंसी है, कितना हैबिट्स है, लोगों का स्पेंडिंग हैबिट है, सेविंग हैबिट है, ये सारे फैक्टर्स प्रभाव करते हैं। थर्डली, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी चेंजेस, डेवलपमेंट जो हो रहे हैं उनके साथ कोप अप करना पड़ेगा, उनमें भी क्षमता है ऑर्गेनाइजेशन को प्रभाव करने की। और कोई बात? पॉलिटिकल लीगल इश्यूज। मैम पॉलिटिकल लीगल इश्यूज, इस बार पावर पे कोई गवर्नमेंट है जिसके साथ मेरी बिजनेस का बहुत अच्छा तालमेल है, बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है, मेरे को सब्सिडीज मिल रही है, एडवांटेज मिल रहा है। मोमेंट द पावर चेंजेस, नई गवर्नमेंट क्या मेरे को सुविधा देगी? वो तो तुरंत चाहेगी मेरे से सारी सुविधाएं ले ले। नए नए रूल्स, नए नए रेगुलेशन, कंज्यूमर लॉ, कंपटीशन लॉ, लेबर लॉ, इन सबको फॉलो करना पड़ता है। क्या वो प्रेशर नहीं क्रिएट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। सोशल फैक्टर्स या सोशल एनवायरनमेंट, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी पे क्या प्रभाव है, हम कितना बेनिफिट उनको दे रहे हैं, क्या चाह रही है सोसाइटी, वुमेन को मैंने कितना रोल दिया है सोसाइटी में, क्या मैंने लेबर को एक्सप्लॉइट तो नहीं किया है, उनको प्रॉपर बेनिफिट दिया है कि नहीं दिया है। ये भी फैक्टर्स है जो कि बिजनेस को प्रभाव देते हैं। इन सारे फैक्टर्स में अलग से क्वेश्चन किनके ऊपर पूछा गया है? बाकी फैक्टर्स को जानना है, नाम जानना काफी है, समझना भी है कि क्या बोलना चाह रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अलग से अगर पूछा है तो बोला नहीं है कि हम किसी और के ऊपर अलग से नहीं आएंगे, जानना तो सबके ऊपर पड़ेगा। फिर से बात कर रहे हैं मैक्रो एनवायरनमेंट, यानी कि बड़े स्तर पे, बड़े रूप पे, जो कि बिजनेस को प्रभाव देते हैं। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में हम लोगों ने किस पे बारे में बातचीत की थी? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन साइज और एथनिक मिक्स के बारे में। हमने फिर बातचीत की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, सोशल एनवायरनमेंट में, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट। लिखिएगा, मैक्रो एनवायरनमेंट रेफर्स टू एज a largely external element to the enterprise which is beyond the control of the organization but which has an ability to influence the business elements of macro environment, elements of macro environment is classified as below. Roman 1, demographic environment. Demographic denotes the population in an area, population in an area, district, country. Factors such as race, age, income, race, age or income also have an ability
to influence the business. Few factors can be elaborated. Few factors can be elaborated as below. Roman 1, population size. Change in the population, comma, birth rate and death rate, have an ability to influence the business. Roman 2, geographic distribution. Shift or change in the population from non-metropolitan to metropolitan will have an impact on the company's strategy. Roman 3, income distribution. Changes in the level of income, comma, purchasing power, comma, saving pattern, will affect the business. Roman 4, ethnic mix. Factors such as changes in the ethnic mix of population with regard to product and service delivery, comma, will the new product and services be demanded? Will the new services and products be demanded, or whether the existing one needs to be modified? Comma, ability of managers to manage the culturally diverse workforce. Ability of managers to manage the culturally diverse workforce. ठीक है, रोमन 2 पे अब आ जाते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. रोमन 2, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. Factors such as money market, raw material component, supply market influences the supply market influences the supply. Purchasing power depends upon income, purchasing power depends upon income, distribution and circulation of money as well as savings.
Roman 3, political environment. The type of government in power. Political pressure. Various rules, regulations and laws relating to companies, competition, labor, foreign exchange is to be considered and have an impact on the business and have an impact on the business. Roman next, social environment. It consists of social environment. It consists of factors like human relation and the impact of social and cultural values which has a bearing on the business, Factors such as role of business in society, environment pollution, role of women in society, educational level, awareness and consciousness of rights, effective utilization of labor and non-exploitation of laborers. Roman next, technological environment. Technologies are growing rapidly. It can be considered both as opportunity as well as threat. Opportunity for those business, किसके लिए opportunity होगा? जो उसका फायदा उठाएगा. किसके लिए threat होगा? जो उसका फायदा नहीं उठा पाएगा. Opportunity for those business which can take advantage of it. However, threat as to those business which cannot take the advantage of it. Organization must identify the technology investment, additional technologies
comma, positive and negative effect of the same, positive and negative effect of the same. ठीक है, मेरे साथ बोलिएगा। हम लोगों ने किसके बारे में बातचीत की थी? बिजनेस के बारे में बातचीत की थी। हम लोगों ने उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बातचीत की। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं? साथ में बोलना मेरे। पहला, जोर से बोलो, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी। उसके बाद हमने किसके बारे में बातचीत की थी? कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, मल्टीफेसेटेड, far reaching impact. Then we had talked about SWOT analysis. ये दोनों क्या होता है? ये दोनों क्या होता है? फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, एडवांटेजियस है, डिसएडवांटेजियस है या अनफेवरेबल है। फिर हमने किसके बारे में बातचीत की? We had talked about elements of micro environment and macro environment. माइक्रो में कंज्यूमर, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर, मार्केट, इंटरमीडियरी, कॉम्पिटिटर। मैक्रो एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, लीगल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल बी कंटिन्यूइंग दिस इन द नेक्स्ट क्लास।